हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आई एम सुष्मिता और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी का चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर को। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इसके पहले का चैप्टर जो है नेताजी का चश्मा, ऑलरेडी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोडेड है, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोडेड है एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो भी अपलोडेड है, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड सूरदास के पद के भी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है एंड उसका भी क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोडेड है, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत चैप्टर जो है ये एक बहुत ही अच्छी एक चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब हम पढ़ेंगे इसे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर जो है सबसे पहले किसने लिखा है इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को लिखा है राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने, ठीक है। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, वही इस चैप्टर के क्या है, लेखक है, ठीक है। आइए हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझौले कद का मतलब क्या होता है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा नाटा, मतलब उसको आप नाटा भी नहीं कह सकते, उसे आप लंबा भी नहीं कह सकते। मझौले कद के थे, बीच के कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब वो 60 साल से ऊपर होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं दिखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से भी जगमग किए रहता। तो मतलब उनकी दाढ़ी थोड़ी लंबी लंबी थी, जटाजूट नहीं था, मतलब जटा वटा नहीं लगी थी, लेकिन वो लंबी दाढ़ी रखते थे और उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किया रहता। सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी हो गई थी ना, बिकॉज वो 60 से ऊपर के हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कपड़े मतलब कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। वो क्या पहनते थे, एक लंगोटी मात्र पहनते थे और उनके पास कबीर पंथी की एक टोपी थी, वो अपने सिर पे पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मतलब देखिए, पहले के ज़माने के लोग आदि मानव के बारे में पढ़े होंगे, वो तो कुछ भी नहीं, पत्ते वगैरह पहनते थे। फिर धीरे धीरे लोगों में ज्ञान आया तो धीरे धीरे लोग कपड़े पहनने लगे, कपड़े बनने लगे। पहले तो लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं था कि किस चीज़ से कपड़े बनते हैं। धीरे धीरे जब ज्ञान आया, मतलब उसके बाद धीरे धीरे लोग कपड़े पहनने लगे। तो ये पहले के ज़माने के लोग थे, तो ये क्या करते थे, बस एकमात्र लंगोटी पहनते थे, सिर पे कबीरपंथी वाला टोपी लगा लेते थे। और जब जाड़ा आता था, जाड़ा मीन्स जब ठंड का मौसम आता था, तो एक काली कमली, कंबल जैसा एक ओढ़े रहते। मस्तक मतलब होता है माथा, मतलब क्या बोले, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मतलब कपाल, हम लोग बोलते हैं ना कपाल, ठीक है। जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, मतलब वो नाक से ऐसे छोर से शुरू होके चंदन का टीका वो लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे वो बता रहे हैं उनका वो क्या पहनते थे, किस तरीके से वो टीके लगाते थे, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो कैसे थे, गृहस्थी वाले थे, साधु नहीं थे। उनके भी बाल बच्चे थे, उनके भी बेटे थे, उनकी भी वाइफ थी, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था।
मतलब ये जो कहाँ मतलब लेखक ऑथर जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी गृहिणी की उनको याद नहीं है, मतलब उनकी जो वाइफ थी उनके बारे में उनको याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू मतलब क्या होता है, बहू, मतलब बेटे की बहू, बेटे की बीवी को पतोहू बोलते हैं बिहारी में। तो पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब उनके पास खेती बाड़ी भी थी, उनका एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान था। लेकिन लाइक जैसे पहले उन्होंने मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बताया एक लंगोट पहनते थे, वो कबीर पंथू की कनपट्टी टोपी पहनते थे एंड वो कंबल ओढ़े रहते थे, अगर जाड़ा आ जाता था तो ज़्यादा वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये ऊपर का जो मैंने जो भी बताया उनके बारे में, इससे आप ये मत समझिए कि वो एक साधु थे, वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ आदमी थे। उनकी पत्नी को उनका मतलब उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में उनको कुछ याद नहीं, बट उनके बेटे और बहू को उन्होंने देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। तो मतलब देखिए बाल गोविंद भगत का जो कैरेक्टर है, बाल गोविंद भगत जो है वो साधु ना होते हुए भी साधु थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, कबीर जी को वो साहब मानते थे। ठीक है, कबीर जी को वो साहब मानते थे और वो क्या करते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे और वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी के भी चीज़ों को बिना पूछे छूते नहीं थे, व्यवहार में नहीं लाते। तो यही चीज़ होना भी चाहिए इंसान में, कभी भी हमें बिना पूछे किसी की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से। मतलब साहब के यहाँ ले जाते मतलब एक कबीरपंथी मठ था, जो भी उनके खेत में उपजता था वो सबसे पहले क्या करते थे, वहाँ पे उसको ले जाते थे। वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब वो क्या करते थे, जो भी उनके खेत में उपजता था उसको वो कबीर जी के दरबार में ले जाते थे, वहाँ पे उसको दे देते थे। उसके बाद वहाँ से उनको जो भेंट स्वरूप मिल जाता था, जो भी बचता था, मतलब चढ़ाने के बाद वहाँ पे जो बच जाता था वो उसको प्रसाद स्वरूप मान करके घर से ले आते और उसी से अपना गुजर बसर चलाते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अब हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। वो गाना गाते थे। ठीक है, कबीर के वे सीधे सादे पद को जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ जो जून जुलाई के बीच का जो मास होता है आषाढ़ है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अगर गांव में जाएंगे तो हमें ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं, शहर में हैं। यहाँ सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, गाड़ी वगैरह देखने को मिलता है, पॉल्यूशन, धुआं ही धुआं हर तरफ। लेकिन जब हम गांव में जाएंगे, अभी तो गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, बट अगर हम गांव में जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कैसे खेत पे लोग काम कर रहे हैं, या फिर कभी हम लोग ट्रेन से भी सफ़र करते हैं ना, तो हम लोगों को देखने को मिलते हैं ये सब। अगर खेतों से होकर गुजरती है ट्रेन तो लोग धान वगैरह की रोपनी कर रहे होते हैं, कहीं पे बच्चे उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं।
तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आषाढ़ की रिमझिम है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। खेती करने का वो मतलब लाइक धान वान लगाने का टाइम है, तो लोग खेतों पे उतर पड़े हैं। कहीं हल चलाए जा रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में क्या कर रहे हैं, बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। ठीक है, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम कहीं नहीं है, धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में अपनी रोपनी कर रहे हैं। मतलब बाल गोविंद भगत जी भी अपने खेत में क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब जो बाल गोविंद भगत है वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और अपने खेत में काम भी कर रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। मतलब बाल गोविंद भगत काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, इसी ये समझ में आ रहा है। भादों की वो अंधेरी अधरतिया। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या ददुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ठीक है, उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जो है वो गाना गाते हैं। ठीक है, और अपनी लाइक सारे लोग उनके गाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब उनके गाने जब भी वो गाते हैं अपनी खिचड़ी लाइक बजा करके, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जो खेतों में काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, बाल गोविंद भगत जो है वो ना जाने किस वक्त जाकर वो नदी को स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर पे वह जाते, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर बैठते और गाने टटेरने लगते। अपने वहाँ पे खिचड़ी लेके बैठ जाते वहाँ पे और गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर से तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की रात, उस रात दांत किटकिटाने वाली भोर भी, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। तो एक दिन क्या था, माघ के महीने में ये जो लेखक है वो देर तक सोने वाले हैं, लेकिन एक दिन ये लाइक बाल गोविंद भगत का जो गाना है उनको दांत किटकिटाने वाले भोर में भी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में भी उनको मजबूर कर दिया पोखर तक जाने के लिए। उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में थोड़ी लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा की शुक्र तारा ओर बढ़ रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, इतना ज़्यादा ठंड था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई पर एक चटाई बिछा करके पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। मतलब वो क्या कर रहे थे, बाल गोविंद भगत इतनी ठंड में वो जा करके वहाँ पे बैठे थे और अपनी खिचड़ी लेकर के बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे।
ठीक है। उनकी उंगलियां खिचड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ऐसा गाना गा रहे थे वो, गाते गाते वो इस तरीके से मतलब लग रहा था कि वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक पर के श्रम बिंदु जब तब चमक रहे थे। वो जाड़े से, लेखक जो है वो जाड़े से कपकपा रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, उनके संगीत को सुनते हुए वो पहुंच गए थे पोखर में और उनकी संगीत को सुन रहे थे। ठीक है। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। मतलब देखिए, गांव साइड में इस तरीके से होता है, गाना गाते हैं लोग, बैठते हैं शाम में एक दूसरे के घर में जा कर के। ठीक है। यहाँ पे अभी सिटीज़ में ये सब चलन ख़त्म हो गया, धीरे धीरे लोग अपने तक में सिमट गए हैं, ज़्यादा लोगों से मतलब मिलना जुलना, ठीक है, वो सब नहीं करते। लेकिन गांव में क्या होता है, शाम में लोग जैसे कि बाल गोविंद भगत जो है वो गाना गाते थे, तो और भी जो उसकी प्रेमी मंडली थी, और भी जो लोग उनके गाने को पसंद करते थे, वो लोग क्या करते थे, उनके घर आते थे। घर आकर के उनके साथ वो लोग भी उनके राग में राग मिलाते थे। जो भी बाल गोविंद भगत गाते उसको ये लोग दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। धीरे धीरे वो लोग गाते गाते नाचने भी लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब सारा आंगन गाना गाते, डांस करते, इस तरीके से जमहट चलती है उनकी। ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या होता है, मर जाता है। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और गोंदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। वो थोड़ा सुस्त सा उनका बेटा था, बूंदा सा था, और इसी कारण बाल गोविंद भगत उनको और मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पुतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। मतलब उन्होंने अपने बेटे की शादी भी की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया है। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। मतलब लोग जैसे डेथ करते हैं, जैसे उनको रखा जाता है, वो सारा रीति रिवाज इन्होंने कर रखा है। और उनके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और मतलब बाल गोविंद भगत उनके बेटे, जैसे वो उनका बेटा मर गया तो उनको लेटा कर भी वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीमता। घर में पुतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। कौन कह रहे हैं? बाल गोविंद भगत। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बेहतर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। मतलब वो अपने पुतोहू को, वो अपने बहू को जा कर के बोलते हैं, बेटे की बीवी को जा कर के बोलते हैं कि मत रो, ये तो अच्छा है कि आत्मा जा कर के परमात्मा से मिल गई है, खुशियाँ मनाओ, मैं भी देखो गाना गा रहा हूँ। ठीक है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं
किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब जैसे ही सारा चीज़ ख़त्म हुआ तो पतोहू को उसके भाई के साथ बोला या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, इसको लेके जाओ। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब जैसे ही उनका बेटा मर गया तो वो अपने बेटे के बहू को वो बोलते हैं कि तुम उसके भाई को बुला करके बोलते हैं कि इसको लेकर के चले जाओ, क्योंकि इसकी कम उम्र है ना भाई, तो इसको दूसरी शादी इसकी करा दो। लेकिन उनकी जो बहू थी, उनकी जो बेटे की जो बीवी थी, वो बार बार रो रो कर बोलती है कि मैं अगर यहाँ से चली जाऊँगी तो आपको कौन खाना देगा, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कौन पूछेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या बोलते, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना सत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। मतलब बाल गोविंद भगत जी, उनकी भी मृत्यु होती है, तो वो गंगा स्नान करने को जाते थे हर वर्ष। तो वो क्या करते थे, मतलब ऐसे ही जाते थे, खाना पीना जो घर से खा करके गए, फिर पानी वानी पी करके रह लेते थे, और 4-5 दिन उनको लगते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वहीं जवानी वाली थी। अब तो भाई एज हो गई थी, 60 के ऊपर थे, तो भी वो उसी तरीके से जिद थी उनकी, मतलब ऐसे ही जाएंगे। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, मतलब उनकी तबीयत थोड़ी सी क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी इस बार जब वो लौटे गंगा स्नान करके। लेकिन फिर भी वो अपने जिद पे सारा काम करते गए। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। लोग उनको देखे तो बोले कि आप ज़्यादा मत नहाइए धोइए, आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत सही नहीं, लेकिन वो उसको हंस के टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो हर दिन बाल गोविंद भगत जो है वो गाना गाते थे। तो सुबह में भी जब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी लोगों को, कि अभी तक, मतलब रात में उन्होंने जैसे तैसे गाया, मतलब उनका गाना सुनकर ही लोगों को लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बट जब सुबह उनके गाने की आवाज़ नहीं आई, भोर हुआ, तो तब लोग जो है घबरा गए कि क्या हुआ। तब लोग जब उनके घर में देखने के लिए गए तो लोगों को दिखा कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। ठीक है, तो यही बाल गोविंद भगत जी की जो है स्टोरी है। बाल गोविंद भगत जी जो है एक, मतलब साधु ना होते हुए भी वो साधु ही थे एक तरीके से। और इस तरीके से इस कहानी में जो है पूरी तरीके से बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो कबीर जी पे कितना विश्वास रखते थे, उनके दरबार में जाते थे, वहाँ पे जो भी उपजता था उसको ले करके जाते थे, जो भी प्रसाद स्वरूप वहाँ से मिलता उसे वो ले करके आ जाते थे। कैसे उनके बेटे, जब डेथ हुआ उनके बेटे का, तो कैसे उसने अपनी बहू को, देखिएगा जल्दी, मतलब ससुराल वाले ये नहीं बोलेंगे कि जाके दूसरी शादी कर लो। मतलब अगर बहू मर जाती है तो बेटे की दूसरी शादी कर दिया जाता है जनरली, लेकिन बहू को कोई नहीं बोलता है कि जाओ अब बेटी तुम भी दूसरी शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उस वक्त भी, पुराने ज़माने में भी क्या किया, अपने बहू को बोला, मतलब उनके भाई को बोला कि इसको यहाँ से ले करके जाओ और इसकी दूसरी शादी
करा दो। और वो अपने जिद पे अड़े रहे। उन्होंने अपने बहू को बोला कि तुम जाओ और नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। बट अब उनकी 60 से ऊपर की एज भी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगे। फिर वो गंगा स्नान करने को भी गए तो उनसे उनकी तबीयत खराब हुई। तो इस तरीके से ये जो आपकी स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। इसके बाद जो है मैं बाल गोविंद भगत का आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आऊँगी। उसका क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो आप जो है इसको अच्छे से स्टोरी को देखिए। एक्सप्लेनेशन जो वीडियो जो मैं लेकर के आज आप लोगों के लिए आई हूँ, इसको अच्छे से स्टोरी को समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।